तो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डीएवी का साइंस का टेक्स्ट बुक जो है उस पहले चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है प्लांट्स में न्यूट्रिशंस होते हैं और प्लांट्स किस तरह से जो है अपना फूड बनाते हैं, और साथ ही साथ इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन चाहिए तो आप जो स्किप करके वीडियो आगे से वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वर्कशीट सॉल्व करना है तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर से। जितने भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में पहली बात तो हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया है कि जो भी चीज प्लांट्स जो है अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए, अपने रिपेयर के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए जो भी चीज़ों का इनहेल करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। और प्लांट्स में ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, तो बेसिकली मतलब अगर मैं टोटल बात करूं तो जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह का न्यूट्रिशन है। पहला न्यूट्रिशन तो ये है कि जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स आते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब देखो, आप सोच रहे हो कि खाना तो मम्मी भी बनाती है, तो क्या मम्मी ऑटोट्रॉफ है? नहीं बच्चों, मम्मी खाना नहीं बनाती है, मम्मी खाना पकाती है। ठीक है, अपना खाना खुद जो है प्लांट्स ही बनाते हैं, बिकॉज उनके पास कुछ खास चीजें होती हैं जैसे कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मदद से वो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करके और अपना जो है फूड बनाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। मम्मी जो है वो खाना पकाती है, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ हो गया और एक हो गया हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो प्लांट जो है सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, और उन्हीं प्लांट्स पर ये जो जानवर होते हैं, इंसान हो गए या फिर डियर हो गया, ये सब जो है उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो उनको ही हम लोग हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो कितने टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर कैटेगराइज किया जाए तो मेनली दो तरह के होते हैं, जो कि मैंने भी बताया। ऑटोट्रॉफिक, जो कि आपका होता है ऑल ग्रीन प्लांट, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक, जिसमें एनिमल्स आते हैं, मैन आते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है। अब देखो, प्लांट्स में जो है जो ग्रीन प्लांट होंगे ना, जिनकी पत्तियां हरी भरी होंगी, उनके पास ही क्लोरोफिल होता है, वही खाना बना सकते हैं अपना, वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बाकी जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते, वो दूसरे चीजों पर डिपेंड करते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, ये हेट्रोट्रॉफिक में तीन तरह के होते हैं, एक होलोजोइक, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा जो है सैप्रोट्रॉफिक। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे और अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखो, यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, यूग्लेना। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि यूग्लेना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये बड़ा अजीब तरह का चीज है जिसमें कि प्लांट और एनिमल दोनों तरह का फीचर पाया जाता है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये यूग्लेना है जिसके पास जो है जो सनलाइट के हेल्प से अपना खाना बना सकता है, या फिर वो जो है दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है, वहां से भी अपना खाना लेता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यूग्लेना नाम जो है आपको याद रखना है। अब देखो, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक में वो है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। देखो यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन देयर लीव, ठीक है। जो भी खाना बनता है, जो फूड का सिंथेसाइजेशन होता है वो जो है लीव्स में होता है, इसीलिए लीव को जो है फूड फैक्ट्री कहा जाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड फूड फैक्ट्री, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया। तो बच्चों आपको आंसर लिखना है लीव्स। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी की वजह से प्लांट अपना खाना खुद बना पाते हैं। It helps leaf to capture the energy of sunlight. This energy used by the plants to synthesize their food using carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो ये पैराग्राफ आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सनलाइट जब पत्तों पर गिरता है तो पत्तों के अंदर छोटे छोटे क्लोरोफिल्स होते हैं,
वो जो है सनलाइट की एनर्जी को जो है ट्रैप करते हैं और विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उन्हें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, उसके वजह से एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन की वजह से प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। अब चलिए देखते हैं वो रिएक्शन है क्या। तो क्लोरोफिल का रोल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए, क्लोरोफिल इस धरती पर हमारे लिए वरदान है, क्योंकि क्लोरोफिल ना होता तो हमें जो है खाना नहीं मिलता, किसी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन होता है जो आपके एग्जाम में आता है, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एटमॉस्फेयर से लेते हैं और पानी जिसको हम लोग H2O कहते हैं, वो जो है हम रूट से पौधे लेते हैं, और जब सनलाइट मिलता है और क्लोरोफिल दोनों कंबाइंड जो है रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो हवा में रिलीज होती है, जो हमारे जो है सांस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो एग्जाम में आपको लिखना है बच्चों, एग्जाम में आपको एक केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखना है अभी 7th स्टैंडर्ड में, तो आप वहां पर जो है ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे देखो, आपको अगर आता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखने के लिए एग्जाम में, तो आपको सिंपली लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहां पर एक एरो बनाना है, बड़ा सा एरो के ऊपर लिखना है सनलाइट। याद रखना, जो सनलाइट और क्लोरोफिल होगा वो एरो के ऊपर होगा, क्लोरोफिल। और फिर यहां पर आपको लिखना है ग्लूकोज, ये अभी के अभी याद कर लीजिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब जो लिखे हैं लेटर, ये केमिकल फॉर्मूला है। ग्लूकोज का C6H12O6, ऑक्सीजन का O2 होता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का H2O। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। अब इसमें से अगर आपको जो है ये सनलाइट ना हो तब ये प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्लोरोफिल ना हो तो भी नहीं बना पाएंगे। इसमें ये इतने मटेरियल जो है प्लांट्स को चाहिए टू मेक देयर फूड। इसमें से अगर कोई भी एब्सेंट होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, पानी नहीं मिला, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है जो रिएक्शन होने के बाद बनता है, और ये जो पार्ट होगा इसको हम लोग रॉ मटेरियल कहेंगे। रॉ मटेरियल में क्या आएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बच्चों। तो वाटर और मिनरल कहाँ से मिलता है, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, पेड़ का डायग्राम है ये। ठीक है, अब पेड़ में देखो रूट से बहुत सारी जड़ें हैं। ठीक है, तो ये रूट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, these are absorbed by the root from the soil. From here water and mineral are transported to other parts of the plant by the vessel. तो इसमें छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो कि आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ये रूट जो है ना, ये रूट जो है जमीन के अंदर से पानी एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल, और एब्जॉर्ब करके वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू, जो आगे आप पढ़ेंगे उसके थ्रू जो है ऊपर भेजते हैं। तो वेसल्स आर ट्यूब दैट रन थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो ये जो है वेसल्स जो होते हैं रूट के थ्रू जो है वो प्लांट्स के जो है स्टेम में, अलग अलग ब्रांचेस में, पत्तों तक पहुंचते हैं, तो वहां से वाटर और मिनरल मिल जाता है प्लांट्स को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, पानी तो जड़ों से मिल जाता है, मिनरल जड़ों से मिल जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलता है एटमॉस्फेयर से। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड enters the leaves through tiny pores present on the surface of leaves. Such pores are called stomata. तो बच्चा देखो, ये स्टोमेटा का डायग्राम मैंने लगाया है। तो स्टोमेटा देखो, ये ओपन होता है, तो इसके थ्रू, ये बेसिकली पत्तों में होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से इंटर करता है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो स्टोमेटा जो है ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज है। ठीक है, क्लोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एंटर कर पाएगा, ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगा। और जो ऑक्सीजन निकलता है रिएक्शन होने के बाद, वो भी स्टोमेटा पोर से ही निकलता है। ये क्लोजिंग और ओपनिंग पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स आपके एग्जाम में आता है, और ये सेल वॉल है। ठीक है, द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। ठीक है, तो गार्ड सेल जो है बेसिकली नाम से पता चल रहा है, बेसिकली वो गार्ड करते हैं, तो इसलिए उनको गार्ड सेल कहा जाता है। और ये हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं पत्ते। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं,
नेकेड आई से नहीं देखते, लेकिन आप जो है हाई माइक्रोस्कोप से देखोगे हाई रेजोल्यूशन, तो वहां पे आपको ये छोटे छोटे जो है पोर्स दिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखो एक एक्टिविटी है यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, टेक अ पॉटेड प्लांट, अप्लाई अ थिन कोट ऑफ वैसलीन ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ, observe the plant for a few days while all the other leaves remain green, the one coated with Vaseline become yellow and falls off. This happened because the stomata of such a leaf get blocked. Such a leaf cannot therefore take gases like carbon dioxide and oxygen from the atmosphere. तो देखिए बच्चों यहाँ पर वैसलीन लगाने के लिए बोला जा रहा है। वैसलीन जब आप लगाएंगे पत्तों पर, तो पत्तों में होते हैं स्टोमेटा। तो वैसलीन आपको पता है एक तरह की पेट्रोलियम जेली होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, वो जो है पूरी तरह से ये जो पोर्स है उसको बंद कर देता है। वैसलीन क्या करता है, ये जो ये होता है ना उसका पोर्स, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, तो उसको वो बंद कर देता है। जब बंद कर देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं मिलेगा तो वो जो है फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, वो हो नहीं पाएगा। देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा ही नहीं प्लांट को, ठीक, क्योंकि आपने वैसलीन कोटिंग कर दी है पत्तों के ऊपर, ऐसे वैसलीन लगा दिया है, तो यहाँ तक पूरा लगा देना है। घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ दिन में ये पत्ता जो है पीले कलर का हो जाता है, ठीक है, पीले कलर का हो जाएगा। क्यों पीले कलर का हो जाएगा? क्योंकि जो है इसमें बेसिकली होगा क्या कि जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा तो वहां पर जब फूड नहीं बनेगा तो वो पत्ता ही खराब हो जाएगा, इसलिए वो पीला होकर कुछ दिन बाद गिर जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें समझना है। तो स्टोमेटा पे आप जो है मतलब पत्तों पर आप वैसलीन लगाकर ये रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपको यही रिजल्ट मिलेगा। सच अ लीफ, देखो यहाँ पर क्या दिया है, सच अ लीफ कैन नॉट देयरफॉर टेक गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ले ही नहीं पाएगा एटमॉस्फेयर से, तो जो नेसेसरी एलिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल, ये 4 चीज है फोटोसिंथेसिस में, इसमें से एक भी एब्सेंट रहा तो फूड नहीं बना पाएंगे प्लांट और वो पत्ता जो है सूख कर गिर जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर देखो एक एक्सेप्शनल केस है। आपने बहुत सारे पत्ते बच्चों देखा होगा, कोई पर्पल कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, ऐसे आपने पत्ते देखे होंगे बहुत सारे, राइट। तो अब ये क्यों होता है? देखो यहाँ पर some plants have leaves that are not green in color. Such leaves contain chlorophyll, but the green color is masked due to the presence of other colored pigment. तो देखो क्या होता है, कुछ पत्तों में ना और भी दूसरे कलर होते हैं जिसकी वजह से ग्रीन कलर छुप जाता है, और इसलिए डोमिनेंट कलर जो होता है वो होता है दूसरा कलर, जैसे कि पर्पल या फिर रेड, इसलिए वो पत्ता हमें रेड या पर्पल दिखता है। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो क्लोरोफिल दूसरे कलर की वजह से हमें ग्रीन नहीं दिखता है। द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पिगमेंट कॉज अदर लीफ कलर्स सच एज रेड इन कलर, पर्पल इन रेड कैबेज, ठीक है। हाउएवर सच लीव्स कैन स्टिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। Some variegated leaves have yellow patches. Such yellow area on the leaf do not contain any chlorophyll and hence cannot perform photosynthesis. तो बहुत सारे पत्ते में आप येलो पैच देखेंगे, तो येलो पैच है वहां पर जो है क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो येलो हो जाते हैं। तो बेसिकली वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रेड कलर है, पर्पल कलर है, तो उसमें एग्जाम में आपको लिखना है बिकॉज ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इज मास्क्ड बाय अदर कलर, ठीक है, इसलिए कुछ पत्ते हमें अलग कलर के दिखाई देते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इज अ यूनिक प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस दैट सप्लाई फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब आप सोचिए कि फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस दुनिया में लाइफ के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ पर। The energy of the sun thus gets passed on to all organism through plants. तो जो भी एनर्जी हमारे अंदर, जानवरों के अंदर जो भी हो, सन की एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है। प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। हालांकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो धरती पर आता है वो जो एक्वाटिक प्लांट है समुंदर के अंदर, उनसे आता है, लेकिन हमारे आसपास भी जो प्लांट होते हैं वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें रेस्पिरेशन पर्पस के लिए काम आता है। तो बच्चों क्या आप कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस?
ऑब्वियसली नो, विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहेंगे। इन इट नेक्स्ट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च हुज प्रेजेंस इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली जो कि आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, जो हमारा ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लास 6 में बच्चों आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगर इसके साथ नाइट्रोजन आ जाए तो वो प्रोटीन बन जाता है, लेकिन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट होगा। सम कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू प्रोटीन एंड फैट्स। Beside carbon, hydrogen and oxygen, protein also contained nitrogen। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था नाइट्रोजन आ जाएगा तो प्रोटीन हो जाता है, राइट। Now where does this nitrogen come from? Nitrogen is present in air but plants cannot use nitrogen directly। तो बेसिकली देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो दे टेक हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। देखो सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म विच इज सॉल्युबल एंड इज देयरफॉर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स अलोंग विथ वाटर। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, मतलब प्लांट्स उसको यूज कर सके, और जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो इसलिए वाटर के साथ जो वाटर जो है पत्तों में जा रहा है वेसल्स के थ्रू, उससे जो है प्लांट्स से पहुंचता है। नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट्स के लिए। रूट्स आर ऑल्सो एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर दैट आर एडेड टू द सॉइल। तो बहुत सारे किसान होते हैं या फिर बहुत सारे गार्डनर्स होते हैं जो नाइट्रोजन ऊपर से ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, उसको भी रूट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है तो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिकली ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है बाद में, और ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखो ये तो हो गया कि एक ऑटोट्रॉफ एक प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। स्टोमेटा आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और गार्ड सेल्स के बारे में भी याद रखना है, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं सम प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। तो देखो कुछ प्लांट्स में ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो दूसरे प्लांट पर निर्भर करते हैं। दे डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज देयरफॉर हेटेरोट्रॉपिक। तो प्लांट्स भी जो है जिनके पत्ते हरे नहीं होते, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो भी हेटेरोट्रॉप हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे ही प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ हो। देयर आर मेनी प्लांट्स हु आर हेटेरोट्रॉफ ऑल्सो। वन सच प्लांट इज कस्कुटा, अमरबेल डॉडर भी कहा जाता है। इट कैन बी ऑब्जर्व एज ए येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विदाउट लीव्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इमेज लगाया है, ये डॉडर प्लांट है, देखो येलो कलर का, इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है ही नहीं। तो दे आर ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। कस्कुटा इज अ पैरासाइट सिंस इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज हार्म टू दैट ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे प्लांट पे चिपक कर उसका न्यूट्रिशन ले लेता है, ऐसे उसे चिपका रहता है, और उस ऑर्गेनिज्म को ये नुकसान भी पहुंचाता है। द प्लांट ऑन विच इट ग्रो इज नोन एज होस्ट प्लांट। तो ये जो प्लांट है, देखो बड़ा सा प्लांट गया है ये, ठीक है, ये प्लांट होस्ट प्लांट है, और इसके ऊपर जो है कस्कुटा है जो कि इसका जो है न्यूट्रिएंट्स इस पे चिपक कर एब्जॉर्ब करता है। कस्कुटा ड्रोइंग ऑन अ बुश। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये कस्कुटा जो है एक प्लांट पर, होस्ट प्लांट पर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हेटेरोट्रॉफ है, और इसमें जो है हमारा कस्कुटा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। और इसको हम लोग कस्कुटा बेसिकली क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट मतलब परजीवी, मतलब जो दूसरों पर नहीं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक और प्लांट है, देखो डायग्राम मैंने लगाया है। हैव यू हर्ड ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट? देखो बहुत सारे प्लांट ना खाते हैं इंसेक्ट्स को। There are plants that feed on insect for their nitrogen requirement. Some parts of such plants get modified to trap insect. देखो plants ने किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया हुआ है।
कि अब देखो उनको जो है उनमें ग्रीन पिगमेंट भी है, लेकिन नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वो अपने आप को इस तरह से डेवलप किए हैं कि वो जो दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनके अंदर का जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब करके खुद को ग्रो करते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर विथ अ लीड। तो आप यहाँ पर पिचर प्लांट देख सकते हैं बच्चों, ये पिचर प्लांट है, देखो ये इस तरह से ये पत्ता इसका देखो ये लीड की तरह काम करता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आएगा तो ये जो है पत्ता बंद कर लेगा उसको, और वो इंसेक्ट उसी में मर जाएगा, और साथ ही साथ वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और वहां पर जो है वो जब वो पूरी तरह से वो प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेगा, और उसके अंदर को जो नाइट्रोजन रहेगा और दूसरे जो मिनरल रहेंगे उसको भी वो जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद को ग्रो करेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द लीड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिचर, द पिचर इज लाइंड विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। तो इसके अंदर ना बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। तो अगर एक इंसेक्ट जब ऐसे यहाँ पर पहुंच गया तो ऊपर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है। When an insect enters, it cannot climb back out against the hairs and ultimately falls to the bottom of the leaf and gets digested by the juice present there. तो यहाँ पर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं प्लांट्स जो रिलीज करता है और उसको जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेक्टिव। कैस्कुटा क्या था, पैरासाइट था, लेकिन ये क्या है, इंसेक्ट को खा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंसेक्टिवोरस प्लांट। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट? तो आंसर इज पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट। ऐसे और भी प्लांट है लेकिन हमारे सिलेबस में पिचर प्लांट है, तो पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे भी हैं। तो देखो यहाँ पर सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोस मतलब क्या होता है, रोटन, एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो सड़े गले मरे हुए मैटर, डिकेइंग मैटर होते हैं, उनको जो है खा के अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, उन्हें हम लोग सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो अब देखो बहुत सारे जगह पर फूड जो है, बहुत सारे प्लांट में फूड जो है सेल में डाइजेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बाहर होता है, सेल के बाहर, और सम टाइम इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये वर्ड याद रखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जिसमें फूड का डाइजेशन सेल के बाहर या फिर बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस डायरेक्टली इनटू द फूड। दीज डाइजेस्टिव जूस मेक फूड soluble. The organism then directly absorb it. Some organisms which have saprotrophic nutrition are rhizopus. ये याद रखना है, rhizopus। ठीक है, जो कि ब्रेड मोल्ड पर पाया जाता है, या फिर म्यूकर पिन मोल्ड पर, या फिर यीस्ट, एगारिस्कस, मशरूम एंड मेनी बैक्टीरिया। ठीक है, तो देयर आर मेनी बैक्टीरिया, लेकिन राइजोपस आपको याद रखना है। ठीक है, ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बच्चों। देखो यहाँ पर जो है ये ब्रेड मोल्ड आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मशरूम देख सकते हैं किस तरह से बड़ा सुंदर लगता है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, डेड डिकेइंग मैटर के आसपास वो ग्रो करता है, वहीं से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, इसीलिए ये जो है बहुत दिन तक नहीं जिंदा रह पाते। अब डू यू नो में देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन लेदर आर्टिकल इन ह्यूमिड वेदर। सही बात है, चमड़े उमड़े पर देखो व्हाइट कॉटनी ग्रोथ होता है। मशरूम ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड, एंड थर्ड ग्रीनिश ब्लू पैच ऑन रोटिंग फ्रूट्स। ठीक है, तो आपने देखो मशरूम, आपने देखा होगा चाइना वगैरह में बहुत सारा मशरूम की खेती की जाती है, तो वहां पर जो है सूखे लकड़ी के ऊपर ये सब ज्यादा होता है। ठीक है, जो कि हम सब्जियों में बना के भी खाते हैं। ठीक है, चाइना के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वहां पर जो है ये लकड़ियों पर जो है इन मशरूम्स को ग्रो किया जाता है। A cottony growth develop into colored patches is a common occurrence on stale bread. These organisms belong to the group of fungi and bacteria. तो याद रखना फंगाई और बैक्टीरिया के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, and they exhibit the saprotrophic mode of nutrition. तो ये भी क्या है, saprotrophic mode of nutrition है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बियोटिक का मतलब पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि दो लोग जब आपस में एक दूसरे के बेनिफिट के लिए रहते हैं तो उन्हें हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो समटाइम्स टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज
association and develop a relationship that is beneficial to both. This is called symbiotic. मतलब दो ऑर्गेनिज्म अपने फायदे के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे के साथ में रहते हैं, और इस तरह का रिलेशन को हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ग्रीक लेटर में सिम्बियन का मतलब है टू लिव टुगेदर, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सिम्बियोटिक। ठीक है। सम एल्गी एंड फंगाई लिव इन द रूट ऑफ ट्रीज, दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री, इन रिटर्न दे हेल्प द ट्री टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल मोर एफिशिएंटली। तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कुछ बैक्टीरिया, और उन्हीं बैक्टीरिया पर प्लांट्स भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों सिम्बियोटिक रिलेशन में आ गए। लीचन इज अ लिविंग पार्टनरशिप between a fungus and an algae. So the fungus absorb water and provide shelter. The algae prepare food by photosynthesis. तो ये देखो लीचन और algae का symbiotic relation हो गया। Lichens growing on rock. तो rhizobium is a bacterium that lives in the root of leguminous plant. Leguminous plant मतलब फ्रेंड्स जैसे कि जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, और लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जिनको नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों की जरूरत होती है, उन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया ना, इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। तो मतलब राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। और इन रिटर्न प्लांट क्या देता है, प्लांट्स इन टर्न्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट क्या रहने की जगह देता है, और साथ ही साथ फूड भी प्रोवाइड करता है। इसी को हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पर देखो ये लेग्यूमिनस प्लांट का जो है एक लगाया मैंने, यहाँ पर जड़ों में देखिए, यहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं और वो एटमॉस्फेयर से जो भी नाइट्रोजन होता है उसको यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं, सो दैट ये जो रूट्स हैं दे कैन एब्जॉर्ब दैट नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। और साथ ही साथ वो ये जो प्लांट क्या करता है, प्लांट अपने पास जो है उसको आश्रय देता है, शेल्टर देता है, फूड प्रोवाइड करता है। इस तरह से दोनों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों का बेनिफिट होता रहता है उसमें। नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे आते हैं, तो प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो। तो जो भी मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट उसको लेकर खुद को ग्रो करता है, तो वो न्यूट्रिएंट तो चला गया मिट्टी से, तो फिर वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आता है, तो उसी का आंसर इस पैराग्राफ में है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल सो दैट द सॉइल रिमेन्स प्रोडक्टिव। फार्मर यूजुअली एनरिच द सॉइल बाय एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो किसान क्या करता है, वो जो है वो मैन्यूअर्स डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है, ताकि मिट्टी जो है उपजाऊ रहे, प्रोडक्टिव रहे। These are material that contains one or more of the nutrients that plant need. In a forest, जहां पर कि किसान फर्टिलाइजर नहीं डाल सकता है, वहां पर कैसे होता है, where no one goes to add fertilizers, the decomposition of dead leaves and other plant and animals matter enrich the soil with the nutrients. तो प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे पत्ते झड़ के गिर जाते हैं, या फिर बाढ़ आ गया तो नदी के थ्रू जो है बहुत सारे मैन्यूअर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है आते हैं, तो उनको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। या फिर कोई जानवर मर गया तो उनका जो डेड डिकेइंग मैटर होता है उससे जो प्लांट्स जो है मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से मिट्टी जो है उपजाऊ बनती रहती है। एज वी डिस्कस जस्ट अबाउट, बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। बैक्टीरिया जो होता है वो भी जो है नाइट्रोजन रिच सॉइल बनाता रहता है। इसका एक चार्ट देखेंगे हम लोग बच्चों। चार्ट में देखो कैसे आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, ये सॉइल है। ठीक है, तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं, तो यहाँ पर जो है 4 मेथड है। पहला तो है डीकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा है फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तीसरा है मैन्यूअर, और चौथा है बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। इस तरह से मिट्टी जो है जो उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो रिप्लेनिश होते रहते हैं, वो जो है मिट्टी में ऐड होते रहते हैं। और वैसे भी जो प्लांट ग्रो किया हुआ है एक दिन वो खत्म हो जाना है, एक दिन वो सूख जाएगा, तो फिर से उसका न्यूट्रिएंट कहाँ, सॉइल में ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आते रहते हैं और प्लांट अपने ग्रोथ के लिए यूज करते रहते हैं, तो वापस से इन 4-5 मेथड से फिर से आ जाते हैं उसमें मिट्टी में। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी आप वहाँ पर अपने नोटबुक में जो है अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से उसको इस चैप्टर को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं।
और नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय।